Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I discussed the importance of water in our life, and I also started our third sphere of Earth, that is atmosphere, and I have discussed with you that how many which gases are there in atmosphere and in how many percentage. Now today I am going to continue the topic atmosphere, and I will also another sphere of the earth. So let's start. As we go above, the earth's surface ratio of most of the gases in the atmosphere decreases. Since carbon dioxide is heavy gas, it is dense in the lower strata of the air and decreases in the above strata. The presence of carbon dioxide after the height of about 20 km, oxygen after the height of 110 km, and nitrogen after the approximate height of 130 km is decreasing. At high altitude, there are only light gases like hydrogen and helium. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं अर्थ के ऊपर, वैसे वैसे कुछ गैस ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर की जो गैस है वो डिक्रीज यानी कि उनकी मात्रा कम हो जाती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही भारी, बहुत हैवी गैस है, इसीलिए जब एयर के अंदर जब लोअर स्ट्राटा में हम जाते हैं, लोअर तरफ, तो एयर के अंदर लोअर के पार्ट में उसका कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही डेंस यानी बहुत ज़्यादा होता है, और ऊपर की तरफ एयर के हवा की ऊपर की तरफ उसकी जो मात्रा है वो कम होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर में, ऑक्सीजन जो है वो 110 किलोमीटर की ऊंचाई पे, और नाइट्रोजन जो है 130 की ऊंचाई पे, किलोमीटर की ऊंचाई पे डिक्रीज हो जाते हैं। यानी अलग अलग हाइट पे अलग अलग गैस धीरे धीरे छूटना, धीरे धीरे अलग होना स्टार्ट होते हैं। और सिर्फ और सिर्फ हाई अल्टीट्यूड पे ऐसे गैस होते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसे गैस बाकी रह जाते हैं जो बहुत ही लाइट हो, यानी वज़न में बहुत हल्के गैस हो, वही एटमॉस्फेयर की ऊंचाई में, एटमॉस्फेयर में हाइट में रह जाते हैं। वो कौन से गैस है? तो हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दो ही गैस ऊंचाई पे रह जाते हैं। हाइट ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर यहाँ पे हमें डायग्राम द्वारा बताया है। 130 किलोमीटर की हाइट, 110 किलोमीटर की हाइट पे ऑक्सीजन, 20 किलोमीटर की हाइट पे कार्बन डाइऑक्साइड, और 0 किलोमीटर, तो यहाँ से ऊपर की तरफ स्टार्ट ऐसे होता है। द रेशियो ऑफ ओजोन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी लेस, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो ओजोन गैस है वो बहुत ही कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। दिस गैस अब्जॉर्ब्स ultraviolet rays of sun and protect the planet from the excessive heat of the sun. This can mostly prevail in the open ground at the time of early morning. In the same way, its ratio is more in the air around the seashore. That is why people go for morning walks in such places, because ozone is healthier gas. तो यहाँ पे ओजोन वायु का इम्पोर्टेंस बताया है कि ओजोन वायु हमारे लिए क्या काम करता है। तो ओजोन वायु कैसा होता है? पृथ्वी और सूरज के बीच में एक लेयर की तरह रहता है। तो सूरज की जो किरणें हैं जब पृथ्वी पे पड़ती है तो बीच में क्या आ जाता है? ओजोन वायु आ जाता है, ओजोन गैस आ जाता है। तो ओजोन गैस से पास होके फिर सूरज की किरणें पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, इसीलिए ये जो ओजोन वायु बीच में आ जाता है, इसलिए सूरज की गर्मी से ये जो हमारा अर्थ है यानी पृथ्वी है वो सूरज की गर्मी, ज़्यादातर गर्मी से बच जाता है। गर्मी तो पड़ती है लेकिन बीच में ओजोन वायु आ जाने से कम गर्मी लगती है हमें, तो क्योंकि सूरज की किरणें कम पड़ती है, इसलिए जो ओजोन वायु है वो हमें यानी कि दुनिया को, पृथ्वी को सूरज की बहुत ही ज़्यादा गर्मी से हमें बचाता है। दूसरा कि जो ओपन ग्राउंड
होते हैं, खुले मैदान होते हैं, उसमें सुबह के टाइम में हमें ये ओजोन वायु देखने को ओजोन वायु ज़्यादातर होता है। इसी की वजह से लोग क्या करते हैं कि रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए ज़्यादातर लोग जाते हैं। क्यों? इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि जो ओजोन वायु है, ओजोन गैस, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब थिंक, व्हाई डू माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन बॉटल व्हाइल क्लाइंबिंग अ माउंटेन? हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जब लोग माउंटेन पे यानी पर्वत पे चढ़ने जाते हैं तो अपने साथ में ऑक्सीजन का बॉटल लेके क्यों जाते हैं? वो आपको सोच के ढूंढ के आपको आंसर लिखना है, मीन्स सोचना है, आंसर देना है। मैं इसका आज के दिन आपको मैं टाइम देती हूँ कि आप खुद सोचिए कि ऐसा क्यों होता है कि जो लोग माउंटेन चढ़ने जाते हैं, पर्वत चढ़ने जाते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन का बॉटल ले जाते हैं। मैं इसका आंसर आपको कल बताऊँगी, आज के लिए मैं आपको सोचने का वक्त देती हूँ। ड्यू टू द वेरियस पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, सनलाइट इज सीन स्प्रेडिंग ऑन द अर्थ. It does not become dark or bright suddenly. Sky colors of dawn before sunrise and dusk after sunset are because of the dust particle. तो जैसे मैंने कहा कि एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत धूल के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, तो इसी की वजह से सनलाइट जो है वो ईज़िली हम लोग पृथ्वी पे आती हुई देख सकते हैं। मतलब क्या है कि आप जब सूरज की किरणें रोशनी पड़ती है आपके रूम में, अगर खिड़की से आए प्रकाश रोशनी, तो आप देखना कि आप इजीली देख सकोगे कि किस डायरेक्शन में सूरज की किरणें आपकी खिड़की से पड़ रही है, कैसे सीधी है, आ रही है, टेढ़ी है, कैसे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर धूल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, धूल होती है, इसी की वजह से हम उसका आकार देख सकते हैं कि कैसी है। आप ट्राई करना। और आगे कहते हैं कि इट डज नॉट बिकम डार्क और ब्राइट सडनली, यानी कि अचानक ही सूरज की किरण एकदम डार्क भी नहीं हो जाती, एकदम ब्राइट भी नहीं हो जाती है। स्काई का जो कलर है वो सनराइज से पहले यानी सूरज उगने से पहले डाउन होता है, थोड़ा अंधेरा होता है, फिर सूरज उगता है, और जब सूरज ढलता है शाम को तब डस्क होता है, यानी कि रोशनी वाला कलर होता है आकाश के अंदर। आपने महसूस किया होगा। क्यों? एक ही रीज़न के है उसके लिए, डस्ट पार्टिकल्स। द रेज आर रिफ्लेक्टेड थ्रू द डस्ट पार्टिकल्स एंड वी गेट सनलाइट। सूरज की किरणें डस्ट पार्टिकल्स की वजह से रिफ्लेक्ट होती है, दिखाई देती है, और उससे ही हमें गर्मी मिलती है, रोशनी मिलती है सूरज की। साउंड can be heard with the medium of atmosphere. The waves of sound and light are reflected in the sun, in the atmosphere, and return to the earth's surface, so that in transmission of radio and television become possible. तो हम अलग अलग म्यूज़िक और साउंड कैसे सुन सकते हैं? तो साउंड और म्यूज़िक हम कैसे सुन सकते हैं? बिकॉज ऑफ द मीडियम ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि साउंड और म्यूज़िक की जो वेव्स है, यानी कि जो आवाज़ है वो, और लाइट यानी कि सूरज का प्रकाश, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्लेक्ट होती है, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है और फिर वहाँ से रिटर्न अर्थ के दुनिया के ऊपर रिटर्न आती है, जिससे हम लोग म्यूज़िक सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो है, टेलीविज़न है। हैवीली ऑब्जेक्ट ऑफ सच एज मटेरियल्स ड्यू टू द insection of atmosphere and get damaged. Thus atmosphere proves as a natural shield for the earth. अर्थ के लिए एटमॉस्फेयर को नेचुरल शील्ड कहा जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से एटमॉस्फेयर का जो फ्रिक्शन है उसी की वजह से ये जो मटेरियल्स हैं वो डैमेज हो जाती है, और इसीलिए एटमॉस्फेयर को नेचुरल शील्ड कहा जाता है, पृथ्वी का नेचुरल शील्ड। तो ये है स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन, और बाकी की जो कल बताई थी वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। आगे के जो स्फीयर रह गए हैं वो अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।